वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वज़रा को कलअदम तंजीम से मुतालिक बयानात से रोक दिया। कहा हसास मामला है, मुल्क के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन गैर जिम्मेदाराना बयानात से फायदा उठाते हैं। मसलबी मामलात और हसास इशूज पर आइंदा बयानात में एहतियात बरती जाए। हुकूमत और कलअदम तंजीम के दरमियान माहिदे पर अमल दरामद का आगाज हो गया। पंजाब में कलअदम तंजीम के गिरफ्तार 800 से जायद कारकुनों की रिहाई का फैसला। इनका मुतालबा है कि फ्रांसीसी सफारत खाना बंद कर दो, फ्रांसीसी सफीर को भेज दो। ये झूठ था, सरासर झूठ था। बाज़ कुव्वतें पाकिस्तान के अंदर फिरका वाराना तशद्दुद पैदा करना चाहती हैं। ये पाकिस्तान जमहूरी पाकिस्तान नहीं है, इस्लामी जमहूरी पाकिस्तान है। इस्लाम की पासदारी और इस्लाम की अलग बर्दारी वज़ीर आज़म हो, सदर हो, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो या चीफ जस्टिस, सब पर फर्ज बनती है। हमने रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म को इस मुल्क में अपने हाथों से कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस के इदारों और क़यादत को मिलाइन करके इनके लिए राह हमवार की। आपने एक कलअदम तंजीम को करार दिया, फिर उसी मुज़ाकरात किए और आज ना वो मायदा अवाम के सामने है, ना ये बात सामने है कि बात हुई क्या है। इस मामले के ऊपर बातचीत जो है वो भी नहीं हो रही है। तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने कल अनाउंस किया था, तो वक्त आने के ऊपर वही बताया। मायदा इसलिए नहीं दिखाया जा रहा, दोनों को कुछ नुकसान है, ऐसी टर्म है, दोनों ने मानी। कोई सवाल जवाब इस वक्त नहीं होगा, सब कुछ सामने आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग पॉइंट। मैं मोहम्मद मालिक। आज ही पूरे मुल्क में बात एक ही चल रही है। शुक्र है सड़कें खुल गई हैं, हाईवेज खुल गई हैं, एक मुआहदा सॉर्ट ऑफ हो गया है। क्या हो गया हमें नहीं पता, लेकिन उसके नकात जो उसके खदो खाल है वो आपके सामने, सबके सामने आ ही गए हैं कि कालदम जमात का स्टेटस भी ख़त्म हो जाएगा, TLP का। साद रिजवी साहब जो उनके रहनुमा हैं वो भी रिहाई हो जाएगी। मुफ्ती मुनीब का ख्याल है कि हफ्ता 10 दिन लगेगा, उसमें हो जाएगा। मीन टाइम जो लोग हैं वज़ीराबाद पार्क में बैठे हुए, धरना वहाँ से सड़क से हट के साइड पर चला गया। और जब हम सारी ये बात कर रहे हैं तो आज एक और बच्चा शहीद हो गया, कांस्टेबल अदनान बट, ये शहीद हो गया। हमारी पॉलिसी है, हम शक्लें दिखाते नहीं हैं, जो लोग मारे जाएँ शहीद हो जाएँ, लेकिन ज़रूरी है। इनकी 6 साल की बच्ची है। अगर मैं चाहूँगा वो पिक्चर्स आप बड़ी करके आप दिखाएं। और बड़ा खूबसूरत नौजवान है, तशद्दुद से इसकी डेथ हुई। इनको किडनैप किया गया और मारा गया और अब तादाद शोदा की 6 हो गई है। जो मौलाना बशीर फ़ारूकी साहब हैं, जो बड़ा उन्होंने एक कलीदी किरदार अदा किया था इस तमाम चीज़ में, सुलह के अंदर, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि जी ये बाहर के लोग हैं जो ये सब कुछ करते रहे हैं, तमाम तशद्दुद वाले इश्यूज़ जितने हुए, लेकिन उस पर सवाल ये उठता अगर बाहर के लोग थे तो आज तक TLP ने उनको उनके हवाले क्यों नहीं किया, पुलिस के या किसी के बारे में। सवाल तो बहुत उठ रहे हैं। एक सवाल ये है कि क्यों मुआहदा अभी तक सामने क्यों नहीं आ रहा। आज प्राइम मिनिस्टर ने अपने हलीफ पार्टीज़ को कैबिनेट मीटिंग के बाद उन सबको एतमाद में उसमें लिया, उनको मुआहदे का बताया गया, हमें तो नहीं पता अभी। और साथ ही अपने वुज़रा को मना कर दिया कि इस पर कोई बात नहीं करेगा। और वुज़रा की कन्फ्यूजन हमें समझ नहीं आती। अभी ये चीज़ अभी ऊँट किस करवट बैठा हमें नहीं पता। तो एजाज चौधरी साहब जो सेनेटर भी हैं और सेंट्रल पंजाब के PTI के प्रेसिडेंट हैं, उनकी 2 चैनल्स ने खबर चलाई है, समा TV ने चलाई है, जियो ने चलाई है, जहाँ उनको कोट करके उन्होंने कहा है कि जब साद रिजवी साहब आएंगे तो मैं फूल का गुलदस्ता लेके उनको मिलने जाऊँगा और उनसे सियासी मामलात पे बात होगी। फिर आज जब अपने इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी प्रेसर कर रहे थे, ब्रीफिंग दे रहे थे अपनी कैबिनेट मीटिंग की, उनसे सवाल हुआ तो उनका पार्टी में हमें बात नहीं हुई भी। फिर आपको याद है फैसल वावडा साहब ने एक बात की, उन्होंने कहा कि जी पहले मुआहदे का प्राइम मिनिस्टर को नहीं पता था। तो जो रिलीजियस अफेयर्स मिनिस्टर हैं उन्होंने पलट के बयान दाग दिया कि जी गलत बात कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, इनको कुछ नहीं पता। एक अटा कन्फ्यूजन है, एब्सोल्यूट कन्फ्यूजन है। और इसके दरमियान में बहुत सी बातें हो रही हैं। तो 3-4 चीज़ें हैं जो मैं कोशिश करूँगा कि हम उस पर बात करें। एक तो ये कि मज़हब जितनी खूबसूरत चीज़ को जब पाकिस्तान में हम बात करते हैं तो लोग ये क्यों कहते हैं कि अब आग से खेल रहे हैं, क्यों नहीं हम इस पर बात कर सकते, तो इस पर भी हम बात करेंगे। और दूसरा, ये बशीर फ़ारूकी साहब ने एक और भी स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने कहा कि जी हम आर्मी चीफ़ को मिले और 1000% उन्होंने किरदार अदा किया। तो फिर एक बहस चल पड़ी है कि ये रियासती इदारे क्या पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है या पार्ट ऑफ सोल्यूशन है। क्योंकि जब फैज़ाबाद धरना हुआ तब भी आपने देखा, फिर उस पर जो फ़ैसला आया जस्टिस फ़ाइज़ ईसा का, वो बड़ा सख्त फ़ैसला था, उस पर भी बड़े सवालात उठे जिनका आज तक जवाब नहीं हुआ। तो ये बड़े सेंसिटिव एरियाज़ हैं, लेकिन इन पर बात करना ज़रूरी है। वॉट एवर द कॉन्सिक्वेंसेस,
हमारे मुल्क में ये 2-3 चीज़ें हैं। फिर एक और बड़ी खौफनाक स्टेटमेंट भी दी है बशीर फारूकी साहब ने। मैं बार बार उनका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि इनकी मुलाकात हुई आर्मी चीफ से भी, और ये और मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ये ही टेलीविज़न पे बात करते रहे हैं, यही इसमें बड़ा कलीदी इन्होंने रोल अदा किया है। तो इसलिए इनकी बातों को हम हल्का नहीं ले सकते, और ये कोशिश करेंगे इस बात को जानने की कि क्या पाकिस्तान में जो पुरतशद्दुद मजहबी जमातों की पॉलिटिक्स है, क्या वो और पाकिस्तान इकट्ठे अगर चलेंगे तो किस तरह चलेंगे। आई गॉट अ वेरी इंटरेस्टिंग पैनल। मिस्टर फैसल वावडा साहब हैं, मेंबर सेनेट, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर हैं। आज़म नज़ीर तारड़ साहब हैं, मेंबर सेनेट हैं, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं। मेजर जनरल एजाज़ अवान साहब हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, और ये तालिबान के ख़िलाफ़ जो फील्ड ऑपरेशंस में डायरेक्टली इन्वॉल्व रहे हैं, तो इन्होंने अपने हाथ से मजहबी इंतहा पसंदी को डील भी किया हुआ है। जनरल साहब मैं ज़रा आपसे शुरू करूँगा, लेकिन पहले मैं चाहता हूँ कि ज़रा बशीर फारूकी साहब के कमेंट जमहूरियत वाले जो है कि पाकिस्तान डेमोक्रेसी नहीं है वो भी सुना दें, और दूसरी भी 1-2 बातें उनकी सुना दें। रियासत ने जब ये समझ लिया कि ये मेरा शोबा है, मेरा पाकिस्तान जमहूरी पाकिस्तान नहीं है, इस्लामी जमहूरी पाकिस्तान है जी, बिल्कुल इस्लाम का नाम आता है। अगर इस्लाम का नाम आता तो इस्लाम की पासदारी और इस्लाम की अलग बरदारी वजीर आजम हो, सदर हो, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो या चीफ जस्टिस, सब पर फर्ज बनती। जनरल साहब ये जमहूर ने ही फैसला किया था, डेमोक्रेसी के तहत आई भी हमारी असम्बली ने फैसला किया था कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान होगा, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान होगा, और जमहूरियत की ही बदौलत ये सब कुछ चल रहा है। मौलाना साहब कहते हैं कि ये पाकिस्तान जमहूरियत नहीं है क्योंकि नाम में इस्लाम पहले आ गया है, तो वो फैसलों को एक और रंग दे रहे हैं, यानी कि जो मजहबी उल्मा हैं वो जो फैसले करेंगे वो जमहूर पे लाजिम होंगे, बजाय इसके कि जो जमहूर फैसला करे और वो पूरे मुल्क पे लाजिम हो। लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने सवात में दूसरी जो ऑपरेशंस डील किए, मुझे ये बताएं कि जिसको बहुत लोग समझ रहे हैं कि थियोरी ऑफ अपीजमेंट है कि जब कोई आर्म ग्रुप आ गया, उसने सड़कें ब्लॉक कर दी, शहर ब्लॉक कर दिया, तो हमने उसको निगोशिएट करके ख़त्म किया और सब ने अपने आप को थपकी दी कि हमने बचा लिया है क्लैश। लेकिन हमने देखा कि अगली बारी उससे बड़ा जुलूस आया, उससे बड़े मुतालबात आए, और ये चीज़ें फिर बढ़ती रहीं, चाहे वो तालिबान का केस था और कहीं भी केस हो। क्या ये पॉलिसी ठीक है? थैंक यू वेरी मच मालिक साहब। देखें, आपने भी जो बातें की वो भी गौर तलब हैं, और जो बात बशीर साहब कर रहे हैं, जैसे मैंने सुना है ये सॉर्ट, और मेरा उससे कंक्लूजन ये है, वो ये उन्होंने ये कहा है कि ये सिर्फ जमहूरिया पाकिस्तान नहीं है, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। तो मजहबी जमातों का एक रोल है और वो रहना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। और हमारे आइन में भी जो पहला जुमला दर्ज है कि हाकमियत अल्लाह की है और अल्लाह के बिहाफ पे इंसान इसको एक्सरसाइज करते हैं, इस राइट या प्रिविलेज को इन पाकिस्तान। तो अल्लाह की हाकमियत है, अल्लाह की हाकमियत है, इंसान रहते हैं जनरल साहब, अल्लाह की, हमारे आइन के मुताबिक अल्लाह की हाकमियत है, कोई हमारा कानून कुरान शरिया के खिलाफ बन नहीं सकता। तो फिर हाकमियत या अल्लाह की होगी, और फिर ज़मीन के ऊपर जमहूरी तकाज़ों के मुताबिक उन जमातों की होगी जिनको लोग वोट दे के लाएंगे, कि या उन जमातों की बात चलेगी जो सड़कों पे ब्लॉक कर सकते हैं या शहर रोक सकते हैं। नहीं, मैं उसी बात की तरफ आ रहा हूं कि फिर अगर इस जमहूरियत को एक्सरसाइज करना है तो जो जमहूरी तकाजे हैं, मेजॉरिटी पार्टी या जिन लोगों का इंतखाब आवाम करेंगे वही हुकूमत करेगी, और पॉलिसी साजी हुकूमत करेगी, सड़कों पे नहीं होगी। पॉलिसी ईवानों में बनेगी, पार्लियामेंट में बनेगी, सेनेट में बनेगी, जिन लोगों ने मुंतखब किया है अपने नुमाइंदों को वो बनाएंगे। अगर हम रियासत मदीना की बात करते हैं या इस्लाम की बात करते हैं, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तक हिजरत करके वो मदीना नहीं आए थे, वहाँ भी मुसलमानों की भारी तादाद थी और वहाँ भी उन पर जुल्म हो रहा था, लेकिन उन्होंने जिहाद का हुक्म उस वक्त आया और उस वक्त ऐलान किया जब मदीना की रियासत कायम हो चुकी थी, और रियासत ने यह फैसला किया था, एक ग्रोह ने, एक ग्रुप ने या चंद अफराद ने मिलकर नहीं किया था। तो जिहाद का फैसला हो या फॉरेन पॉलिसी हो या मुल्क के अंदर निज़ाम का नफाज हो, ये पार्लियामेंट करेगी जो मुंतखब पार्लियामेंट है, और यही तरीका
पाकिस्तान के आइन के मुताबिक है और यही राइज होगा। जत्थे कानून नहीं बनाएंगे सड़कों पे बैठ के। अब रही बात दूसरी कि ये अपीजमेंट है या नहीं है, मैं ज़ाती तौर पे इस बात पे कन्विंस्ड हूँ कि रियासत के लिए दोनों अतराफ की जानों की कीमत बहुत ज़्यादा है और उनकी जिम्मेदारी दोनों तरफ वायलेंस को भी रोकना है और जानों का ज़्या भी बचाना है, चाहे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का हो या चाहे एहतजाजी ग्रुप्स का हो। लेकिन अगर कोई वायलेंस करता है, कोई कानून हाथ में लेता है, तो सिचुएशन को डिफ्यूज़ करना एक चीज़ है और कानून के तकाजे पूरा करना बिल्कुल उसके बरक्स दूसरी चीज़ है, जिसको किसी भी सूरत में छोड़ा नहीं जा सकता। अगर कानून पर अमल दरामद नहीं होगा तो कानून अपना एहतराम खो बैठेगा और इस मुल्क में ट्रेजेडी बहुत हद तक ये हो गई है कि जिस तबके से बात करो वो एहतजाज करके सड़क पे आ जाता है, चाहे वो मजहबी लोग हों, चाहे वो सियासी जमातें हों, चाहे वो ताजर हों, चाहे वो स्कूल टीचर्स हों। जिसके डॉक्यूमेंट्स क्रेडेंशियल्स या उसके एहतसाब करने लगो या उससे पूछ-गुछ करने लगो तो वो क्लर्क, तो फिर तो रियासत, फिर तो इसका मतलब है ना, इसका मतलब है कि रियासत और गवर्नमेंट, ये एक रवैया, इसका मतलब है कि आपकी रियासत और गवर्नमेंट जो सी है वो बहुत कमजोर है और हर कोई समझता है कि वो रियासत को दबा सकता है। फैसल, मुझे आप बताइए कि उन्होंने बड़ी कन्वीनियंटली एक कमजोर हुई है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक प्रोग्राम में देख रहा था, उसमें भी कल बशीर फारूकी साहब ने कहा कि जी वो जो तशद्दुद लोग करते हैं वो तो बाहर के लोग हैं, वो हम में से लोग नहीं हैं, वो बाहर के लोग हैं जो क्रिमिनल्स हैं, आके इन जलसे जुलूसों में शामिल हो जाते हैं और फिर वो तशद्दुद करते हैं, हमारे लोगों ने नहीं किया। तो आज तक फिर TLP ने किसी को हवाले भी नहीं किया, कानून वाले किसी कानून साज अदारे के लोगों के हवाले किया हो कि जी ये लोग हमने पकड़े हैं जिन्होंने ये किया। आपकी गवर्नमेंट हर चीज़ के ऊपर तो आप लोग बैकआउट कर गए, ठीक है, वो उसका भी एक लॉजिक था कि जी हमने बचाना था, लेकिन लॉन्ग टर्म चीज़ों में भी आपने बल्कि आज आपके समा के अंदर और जियो के अंदर ख़बर चल रही है इस वक्त कि एजाज चौधरी साहब ने ये कहा है कि हम उनसे इलेक्शन और वो सियासी अलायंस की बात भी आगे करेंगे। तो कुछ कन्फ्यूजन हमें समझ नहीं आ रही है। एक तरफ कालदम जमात, एक तरफ रियासत ब्लैकमेल नहीं होगी, एक तरफ आप ही के एक सेनेटर साहब और वो सेंट्रल पंजाब के सदर वो कह रहे हैं कि हम पॉलिटिकल उनसे बातचीत भी हम करेंगे। ज़रा क्लियर कर दें कि गवर्नमेंट का स्टांस है कि आप TLP के बारे में, और क्या आप लोग पॉलिटिकल अलायंस भी करेंगे? देखिए जी, मैं तो मालिक साहब इन जनरल आपको ये बता सकता हूँ कि इंसान को सियासत में एक तो बुज़दिल नहीं होना चाहिए और एक मुनाफिक नहीं होना चाहिए। अगर आदमी मुनाफिक है और बुज़दिल है, चाहे वो घर है, कारोबार है, सियासत है, सियासी पार्टी है, वहाँ वो तबाही और बर्बादी करते हैं। तो मुनाफिकों को और बुज़दिल लोगों से आदमी को परहेज़ करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि देखें, अगर हमारे अंदर ये क्लैरिटी हो कि अगर एहतजाज और गुंडागर्दी में बड़ा फ़र्क है। एहतजाज आप और मैं 5, 50 या 5 लाख आदमी कर सकते हैं, वो आईनी हक है, लेकिन उसमें अगर अंसर गुंडागर्दी का आ जाए, किसी कत्ल गारत का आ जाए, माल का जलाओ घिराव आ जाए, हकूमती चीज़ों को तोड़ फोड़ हो जाए, आम आदमी की ज़िंदगी मफलूज हो जाए, तो वो गुंडागर्दी है। अब वो किसी भी झंडे तले है, किसी भी एम्बिट तले है, कोई भी उसकी रीजनिंग है, इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। और रिट ऑफ द गवर्नमेंट आप उसी को कहते हैं। गवर्नमेंट अपनी कोशिश हमेशा ये करती है और करनी चाहिए कि आप गोलियां ना चलाएं, खून रेजी ना करें और कोई ना कोई मिल रास्ता निकाल लें। लेकिन अगर उसमें तशद्दुद, वायलेंस और कत्ल गारत का एलिमेंट आता है, तो उसमें आपको याद होगा लंदन में ऐसी सिचुएशन हुई थी, तो UK गवर्नमेंट ने कोर्ट्स के साथ मिलके सैटरडे संडे को भी कोर्ट्स ऑन रही। उन्होंने लेकिन फैसल यहाँ सब कुछ हुआ है, यहाँ पे तशद्दुद भी हुआ है, यहाँ पे इमलाक भी तबाह हुई हैं। आज की अगर गिनती भी पूरी कर लें तो 6 पुलिस वाले इस बारी भी शहीद कर दिए गए हैं। कौन सी चीज़ जो आप बातें कर रहे हैं वो तो सारी हुई हैं यहाँ पे। बल्कि मैं आपको एक अगर आप मुझे एक सेकंड दें तो एक बड़ी मेंटली डिस्टर्ब करने वाली वीडियो है। मैं जैसे पहले शुरू में कहा था कि मैं ये चीज़ें दिखाता नहीं हूँ, ना दिखाना चाहता हूँ, लेकिन ये देखना ज़रूरी है हम, ताकि भूल ना जाएं कि इस तमाम चीज़ का एक बहुत भयानक रुख क्या था। जरा वो पुलिस वाली भी दिखा दें वीडियो।
बोल तू भी लब्बैक, बोल बोल लब्बैक यार सुन, लब्बैक यार सुन, लब्बैक यार सुन, लब्बैक यार सुन, लब्बैक यार सुन अल्लाह, लब्बैक यार सुन अल्लाह, लब्बैक यार सुन अल्लाह, सारे पुलिस वाले मुसलमान पुलिस वाले हैं। मुझे कंपैरिजन करते हुए भी डर और खौफ आता है कि गलत फहमी ना हो। इंडिया में हमने वीडियोस देखी जहाँ पे ये हिंदुत्व वाले हिंदू जाके मुसलमानों को मारते थे और उनसे नारे लगवाते थे। हमें तो समझ आती वो हिंदू थे, वो मुसलमान थे, वहाँ पे मजहबी इंतहापसंदी है। ये मुसलमान एहतजाजी, पुलिस वाले मुसलमान और उनसे रसूल पाक के नारे तशद्दुद करके लगवाए जा रहे हैं। और रियासत को क्या चाहिए? अगर ये लम्हा फिक्रिया नहीं है तो फिर क्या है? देखिए मालिक साहब, प्रॉब्लम इस मुल्क की सबसे बड़ी ये रही है कि इसमें सज़ा और जज़ा का सिस्टम ही नहीं है इस मुल्क के अंदर। एक जेब कतरा जो है उसको आप बालों से पकड़ के मोबाइल के अंदर फेंकते हैं और उसकी सुनवाई और उसके केस को टेकअप करने में सालों साल लग जाते हैं, वही गल सड़ के मर जाता है। और कई लोग जेलों में ऐसे हैं जो एवरेज पेमेंट्स ना करने की वजह से कई महीनों कई सालों से जेलों में पड़े हैं। और दूसरी तरफ हम एक कन्विक्टेड आदमी को, जिसके ऊपर कन्विक्शन हो गई है, उसको हम जहाज़ में बिठा देते हैं। तो ये तो आपको दो कानून इस मुल्क में नज़र आते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि सबसे अनफॉर्चुनेट पार्ट इस मुल्क का ये है कि हर आदमी मुल्क से आगे अपने सेल्फ इंटरेस्ट को लेके चल रहा है, अपनी ग्लोरी, अपनी ग्लोरीफाइंग। फैसल आपकी गवर्नमेंट है, अपनी उस आदमी को भी जहाज में आपने बिठाया। ये जो तमाम लोगों से डील करना है, इन लोगों से भी आपने डील करना है। आप ही हुकूमत है यार, कौन हुआ यू ब्लेमिंग? देखिए मालिक साहब मुझे एक बात बताएं कि ताहिर उल कादरी साहब की बेगुनाह बच्चे शहीद हुए थे। आप एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरी गवर्नमेंट भी वही करती कि मुंह पे गोलियां मार देती मासूम बच्चियों को और बच्चों को? नहीं पॉसिबल था ना मेरे लिए। दूसरा ये कि आपने ताहिर उल कादरी को भी इंसाफ नहीं दिलवाया। वो तो आपके एलाए थे, आपने तो उनको इंसाफ भी नहीं दिलवाया। गोलियां चलाने तो दूर की बात है, उनको कौन सा इंसाफ दिलवाया? मालिक साहब देखें, लेट्स ब्लेम द सिस्टम के 65 साल से। अभी आप वो नूर मुकद्दम केस को आप देख लें, वीडियोस मौजूद हैं, कातिल कह रहा है मैंने कत्ल किया है। वी आर नॉट गोइंग एनीवेयर, उसकी चीज़ें चली जा रही है। बिकॉज सिस्टम हमने ऐसे बनाए हुए जो प्रोटेक्शन देते हैं क्रिमिनल को, मर्डरर को, करप्ट आदमी को। आप आज घर रेंट पे दे दें, मालिक के मकान जो है वो घर से बाहर है, टेनेंट जो है वो घर के अंदर घुसा हुआ होता है। तो दिस इज नॉर्मल नॉर्म। आज आप कोई केस का फैसला डाल दें तो 20 साल तक वो केस चलता रहेगा। ये बताएं, एजाज चौधरी साहब के बयान को आप कैसे ले रहे हैं, जो उन्होंने कहा है कि जी मैं गुलदस्ता लेके जाऊंगा साद रिजवी साहब के लिए और हम सियासी मामलात पे गुफ्तगू करेंगे आगे, किस किस्म मिल के क्या कर सकते हैं? हाउ डू यू सी दैट? देखिए मालिक साहब, आई थिंक द बेस्ट पर्सन हु कैन आंसर दिस क्वेश्चन ही हिमसेल्फ। यू शुड कॉन्टैक्ट हिम एंड ही शुड कम एंड क्लैरिफाई कि क्या उनके बयान की वजह है और क्या है। बट द वे आई सी इज़ कि मुझे अभी तक इस पूरी सिचुएशन के अंदर मेरा एक आम पाकिस्तानी का सवाल ये है कि जो 6 बंदे मारे गए हैं पुलिस वाले, उनकी बीवी, बच्चे, माँ बाप, बहन भाइयों को हम क्या जवाब देंगे? और ऐसे कई हज़ार केसेस हमारी आंखों के सामने, और हर चीज के ऊपर लेपालूटी हो जाती है। आप अपनी गवर्नमेंट से पूछ रहे हैं, आप अपने लीडरान से पूछ रहे हैं। मुआहदा तो आपकी गवर्नमेंट ने किया है ना, उन्होंने लोगों ने इनको भुला दिया। मालिक साहब देखें, अगर 6 आदमी पुलिस वाले गिरे हैं, उनकी तस्वीरें और उनके नमाज जनाजा और जनाजे दिखाए जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि कोई दूसरी तरफ नुकसान ऐसा नहीं हुआ जिसकी तस्वीर या वीडियोज़ या हमने देखी हों। अब आप अगर कहते हैं कि किसी ने पीछे से आकर दुश्मन मुल्क ने काम किया, तो दुश्मन मुल्क ने इस जगह से क्यों नहीं काम किया? देखिए, यहाँ सबको बड़ा यूनाइटेड होना पड़ेगा, मुझे, आपको, जुडिशरी को, पुलिस को, इन्वेस्टिगेटिव इदारों को, हुकूमत को। वन पेज हम यूनाइटेड कैसे होंगे फैसल? मुआहदा तक तो आप बता नहीं रहे। हमें तो ये भी नहीं पता कि मुआहदा हुआ क्या है। वो जो ज़राए और दूसरी खबरें जो उनके लोग कुछ बता रहे हैं, और बशीर फारूकी साहब ने अपने टीवी इंटरव्यू में कहा है कि मुआहदे को खुफिया हुकूमत की दरख्वास्त पर रखा गया है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि जी ये मुआहदा खुफिया रखें। उन्होंने कहा हमने तो मुआहदा भी खुफिया नहीं रखना था, मुआहदा गवर्नमेंट खुफिया रख रही है। तमाम केसेस गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दिए, पुलिस वालों की लाशें गिरा के उनको बिल्कुल भूल गई गवर्नमेंट। सारा कुछ तो हुकूमत वक्त ने किया है। देखिए, एक लार्जर पर्सपेक्टिव में अगर इस चीज़ को देखेंगे
तो जैसे मैंने कहा कि अच्छा हुआ तो वो मेरा है, बुरा हुआ तो वज़ीर आज़म का है। एक ये नॉर्म ख़त्म होनी चाहिए एंड दैट शुड अप्लाई इन एवरी पार्टी। दिस इज़ अ वेरी बैड नॉर्म कि आप अच्छाई के चौधरी बन जाएं, बुराई आप प्राइम मिनिस्टर के कंधे पर डाल दें, ये पॉसिबल नहीं है। ये आप अपने वज़रा की बातें कर रहे हैं जो नेगोशिएशंस में थे। देखिए इट्स इररेलेवेंट कि मुआहिदा बाहर आता है या नहीं आता। अभी जो मेन लार्जर गेम के अंदर ये है कि ये समझौता हो कि आगे ना हो, ये तशद्दुद का माहौल हमारे मुल्क में ना हो, और एज़ पर विशेज़ एंड रिक्वायरमेंट ऐसी झत्तों को ना बैकअप दिया जाए, ना ऐसे झत्ते बनाए जाएं मुल्क के अंदर, जैसे हमने अल्ताफ़ हुसैन की सूरत में देखा कि आपने स्टार्ट किया और वो एक टाइम पे जिन आपके काबू से बाहर निकल गया। ठीक, तारिक साहब को भी ले लूं, आजम नज़ीर साहब को भी ले। आजम साहब, आपकी जब गवर्नमेंट थी PMLN की, उस वक्त भी एक फैज़ाबाद धरना हुआ, उसका भी बड़े तब सवालात उठे, कैसे हो गया, कहाँ हो गया। अभी भी हमें समझ नहीं आती इस गवर्नमेंट की। रावलपिंडी के अंदर इजाज़त नहीं दी गई 12 रबीउल अव्वल का जुलूस निकालने की, कालेदम जमात को लाहौर में दे दी गई, फिर वही जुलूस निकल पड़ा और फिर सारा हमने देखा एक पूरा सिलसिला जो चला सो चला। क्या ये अब फिर एक सर्वे आया था गैलप का, उन्होंने रिपोर्ट बनाई थी कि जब तहरीक लब्बैक में जो वोटर्स हैं उनके 46% से ज़्यादा PMLN के वोटर थे जो इधर गए हैं। तो क्या आप लोग इस चीज़ को एंटरटेन कर रहे हैं कि आइंदा इलेक्शंस में PMLN उनको वापस लाने की कोशिश करे, या आप और TLP आप भी आपस में सीट एडजस्टमेंट्स वगैरह करें और एक इलेक्शन इत्तेहाद बनाएं, जैसे एजाज चौधरी साहब की बात की है? मालिक साहब देखिए, मैं दो बातें करूंगा। पहली बात तो ये है कि वो जो एक है यूनिवर्सल सेइंग कि आप जो बोते हो वही काटते हो, इस तरह की हरकत या ये जो मूव है ये पहली दफ़ा पाकिस्तान में नहीं हुई। ये आज से 40 साल 50 साल पहले शुरू हुई, और ये मज़हब का कार्ड जो है मुख्तलिफ टाइम्स पे मुख्तलिफ हुकूमतों ने या एजेंसीज ने खेला, और हमने उसकी भरपूर कीमत अदा की है, आज भी कर रहे हैं। जब तक सारी कौम इस बात पे मुत्तफिक नहीं होगी कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जो है वो अल्लाह की हाकमियत को मानता है, उसमें कवानीन इस्लामी होंगे, और वो इस्लामी कवानीन कैसे बनने हैं ये काम पार्लियामान का है, ये मुल्ला का काम नहीं है। और इस मुल्क ने किस तरह का निज़ाम चलाना है ये दस्तूर पाकिस्तान बताएगा, जो कि पार्लियामान ने बनाया है, ये मौलवी नहीं बताएगा। जब तक इस बात पे इत्तफाक़ राय नहीं पूरी कौम का होता, ये मसला ऐसे का ऐसा रहेगा। रही बात जमहूर की, तो आप हिस्ट्री उठा के देख लें, जमहूर ने तो अपने वोट का राइट एक्सरसाइज किया है, और उन्होंने हमेशा मजहबी कार्ड खेलने वाली जमातों को वोट नहीं दिया, कम दिया है। वो जमातें जो मजहबी होने के साथ साथ सियासी धारे में हैं और जो शऊर के साथ सियासत की भी बात करती हैं, जो मैं समझता हूँ कि हार्ड लाइनर्स नहीं हैं, जमात इस्लामी है, इवन फजलुर रहमान साहब हैं, मौलाना शाह अहमद नूरानी थे, उन्होंने वायलेंस का साथ बहुत कम दिया है। उन जमातों ने मजहबी जमातें होने के बावजूद सियासी धारे में लोगों को किसी हद तक अट्रैक्ट किया और उनके वोट हासिल किए। जहाँ तक ताल्लुक है इस मौजूदा मामले का, इसमें आप देखेंगे कि इसका आगाज़ भी जिस तरह से हुआ था, बुनियाद ही वायलेंस पे रखी गई, और जब किसी चीज़ की बुनियाद वायलेंस पे रखी जाए और रियासती रिस्पॉन्सिबल इदारे उनको हवा दें और उनकी सरपरस्ती करें और उनको बगल बच्चा बना के अपने अहदाफ के लिए उन्हें इस्तेमाल करें, तो आज मेरे ख्याल में उन्हें अब रोना नहीं चाहिए। जो बेनिफिशरीज हैं किसी से ढके छुपे नहीं हैं इस सारी तहरीक के, और पूरी तरह से वो बेनिफिट्स हासिल किए गए। जिस तरह से इंतखाबात में इन्हें इस्तेमाल किया गया वो भी आपने खुद बात कर दी। पहली बात तो ये है कि आज की अपोजिशन को मैं फिर अप्रिशिएट करूंगा कि उन्होंने वो किरदार अदा नहीं किया जो 2017 की अपोजिशन ने किया था। जो उनके आज मिनिस्टर साहबान हैं, मुझे बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि वही वायलेंस थी उसी वक्त, यही ट्रेंड्स थे जो आज है। इसी तरह पुलिस वाले जो हैं वो जख्मी और शहीद होते थे, और ये जाके उनके धरनों में बैठ के विक्ट्री के निशान बना के वहाँ पे तस्वीरें बनवा के आते थे। आज पाकिस्तान की किसी सियासी जमात ने जो कि अपोजिशन में बैठी है वो किरदार अदा नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूँ एक सियासी मैच्योरिटी की अलामत है, और हमें इस बात का क्रेडिट ज़रूर देना चाहिए अपोजिशन जमातों को। रही बात ये कि कल को सियासी इत्तेहाद, मैं समझता हूँ कि जो जमातें या जो जत्थे और ग्रोह वायलेंस को अपना वतीरा बनाते हैं,
वो कभी कौमी सियासी धारे में नहीं आ सकते और अवाम उन्हें इस तरह से पजीराई नहीं देंगे। माना कि किसी हद तक 2018 के इलेक्शंस में वोट पड़े इस नारे के ऊपर, क्योंकि मैं खुद बतौर मुसलमान, मेरे ये ईमान का हिस्सा है कि हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के बारे में अगर कोई गैर मुनासिब बात होगी तो बतौर मुसलमान मुझे उसे ताकत से भी रोकना चाहिए, लेकिन ये पहला हक और इख्तियार रियासत का है और मेरे पास ये इख्तियार नहीं है कि मैं रियासती इख्तियार को खुद इस्तेमाल करना शुरू कर दूं। बाहर कैफ ये एक सेंसिटिव इशू है, इसको जिस तरह से ये डंग टपाव के तौर पे हल करना जो है, मैं समझता हूँ ये कौमी मुफाद में नहीं है। हम किसके हाथों पे खून तलाश करेंगे या उन ऑप्शन था क्या? मुझे बताए, इस वक्त गवर्नमेंट के पास कोई ऑप्शन था सवाए इसके कि ये बस बैकफुट पे ना जाते और ये चीज़ें करते? क्या ऑप्शन था? वो कहते हैं दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सड़कों पे लहू बहना था, फिर पूरे मुल्क में एक आग लगनी थी, उस बात में भी वजन है। ऑप्शन क्या था गवर्नमेंट के पास? मालिक साहब, मेरी कही हुई बात से शायद दिल आजारी हो हुकूमती लोगों की, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो मुआहदा जो कि अभी सामने आ रहे हैं पिछले 8 महीनों से या 1.5 साल से या 2 साल से कि जी हमारे साथ मुआहदा हुआ, उसकी शिक्कें ये थी। आप ये बताएं कि कोई ज़ी शऊर जो सियासतदान है वो इस तरह की शराइत मान के उठ सकता है? वो क्यों गए इस तरह की शराइत मानने के लिए आज से 1.5-2 साल पहले, और बात इस हद तक क्यों लेके आए? उसके बाद जब आपने इसको प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया और माजी में भी प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर होती रही हैं, उसके बावजूद क्यों फलने फूलने दिया गया इन चीज़ों को और क्यों आंखें बंद की गई? और जब एक चीज़ पूरी तरह से उभर के बाहर आ जाती है हज़ारों लाखों की तादाद में, तो फिर ये कहना कि अब हमारे पास ऑप्शन नहीं है, ये कोई जवाब नहीं है इस चीज़ का। हुकूमत चलाना एक स्टेट क्राफ्ट के कई तकाजे होते हैं, हुकूमत चलाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये तो ये करते हैं कि आंखें बंद करके कबूतर की तरह रेत में सर दे लेते हैं, जब पानी सर से गुजरने लगता है थोड़ा सा देख लेते हैं, जाके माफ़ी मांगी, एक दफ़ा माफ़ी तलाफी की और फिर बात वही की वही। क्या आप समझते हैं कि ये मसले का हल हो गया? मेरी नज़र में तो नहीं हुआ। 4 माह बाद 3 माह बाद फिर मामला वहीं का वहीं होगा। आपने अगर लोगों को कौमी धारे में, वो कहते हैं सियासी धारे में लेके आना है, उसका भी एक तरीका है। एक तरफ आपने उनको प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया हुआ है, तो वो तो तारिक साहब खत्म हो जाएगा, तो नजर आ रहा है राइटिंग ऑन द वॉल है कि 2 हफ्ते 3 हफ्तों में खत्म हो जाएगा। कोर्ट में जाके साद रिजवी साहब को भी अपोज नहीं कर रहे, इन्होंने कालदम का भी इंडिकेट कर दिया कि वो खत्म हो जाएगा, तो वो तो खत्म हो जाएंगी चीजें। अब नहीं तो मालिक साहब फिर इन्हें पहले सोचना चाहिए था ना। मैं अब दूसरे रुख की बात करूंगा बतौर वकील। अब मैं अर्ज कर रहा हूँ, ये पार्टी लाइंस अपनी अपनी असारों की, बतौर वकील मैं समझता हूँ कि जब अदालतें अहकामात जारी करती हैं तो उनका मन्नोअन एहतराम करना चाहिए। मेरे भाई फैसल वावडा ने वो बात को दूसरी तरफ ले गए कि यहाँ पे निज़ाम इंसाफ है ही कोई नहीं है जी, वो सवाल गंदुम था जवाब चना दे दिया। एक तो पीटीआई खुदारा ऑपोजिशन फोबिया से निकल आए, एहतसाब ना उन्होंने ऑपोजिशन का काम का किया, सिर्फ रगड़ा ही दिया और ना अपने लोगों का किया है। पूरी पीटीआई में लाइनें लगी हुई हैं जिनका एहतसाब पेंडिंग पड़ा हुआ है और वो डीप फ्रीजर में रखा हुआ है। बात यह है कि जब साद रिजवी साहब के मामले में लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया, एक दफा फेडरल रिव्यू बोर्ड ने फैसला दे दिया, दोबारा लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया कि आप उनकी नजरबंदी बरकरार नहीं रख सकते, और सुप्रीम कोर्ट ने भी एक वेग सा ऑर्डर पास कर दिया जिसमें गुंजाइश थी, तो फिर इस पे जिद करने की क्या जरूरत थी? अगर उस एक आदमी को रिहा करने से रेट ऑफ गवर्नमेंट को कोई नुकसान नहीं था और वो कानून की पासदारी हो जानी थी, अदालती अहकामात की बजावरी हो जानी थी, तो फिर ये सारा कुछ करने की क्या जरूरत थी? और अब अगर 100 प्याज खाने या 100 जूते खाने के बाद 100 प्याज भी खाने पड़ रहे हैं या 100 प्याज खा के 100 जूते भी खा रही है हुकूमत, तो बेहतर नहीं था कि इसको हैंडल कर लेते लीगली? क्या जरूरी नहीं होता कि जो हमारे अस्करी क़यादत है वो बड़ी ध्यान से देखें कि कौन से लोग उनसे बात करने आ रहे हैं? कल मैं फारूकी साहब का सुन रहा था इंटरव्यू, तो नदीम ने उनसे अपने प्रोग्राम में पूछा कि ये बताएं कि क्या इसमें कोई जो गारंटर्स हैं उसमें कोई यूनिफॉर्म वाली शख्सियत भी है? तो उन्होंने अक्सर मुस्कुरा के कहा कुछ बातें पूछने वाली नहीं होती। अब उसका एक अजीब तासुर मिला, ये क्यों होता है? ये फिर ये मिस्ट्री इन बिटवीन लाइंस, ये वाज़ेह चीजें बातें करना। हाँ,
मैं सिर्फ एक बात करना चाहता हूं, हम फौजी उस तरह के सादे और बेवकूफ़ लोग हैं जो बात ब्लैक एंड वाइट में या दो टोक बात कर देते हैं। ये हमारे जितने ज़ुआमा हैं, पॉलिटिशियंस हों या मजहबी तबके के लोग हों, जब ये बात करते हैं तो मिली जुली गुगली करा के चले जाते हैं। उनको कहना चाहिए था कि यस, गारंटर हैं आर्मी चीफ जिनके साथ तस्वीर बनवाई है, क्यों उनकी बात सुनने के लिए गए हैं? और अगर सुनने के लिए गए हैं और हुकूमत वक्त ने उनको जिम्मेदारी दी है तो फिर दोनों साइडें एक्सेप्ट करें कि हमने उनकी सालिसी को तस्लीम किया है। फिर इस तरह की राइट लेफ्ट मुबहम बातें करके शकूक पैदा न करें, कैटेगोरिकल क्लियर बात करें। ठीक ठीक। फैसल, जो आज़म नज़ीर साहब ने बातें की, उन्होंने सारा मलबा आप पे डाल दिया। उन्होंने कहा कि जी एग्जेक्टिव तौर पे आप लोग नाकाम हुए, पॉलिटिकली आप लोगों में कन्फ्यूजन है, और जो आप बातें कर रहे हैं निज़ाम, तो बात तो ठीक है, तब्दीली तो आप लोग ला रहे थे, निज़ाम आप ला रहे हैं, आप भी बैठ के हमारी तरह गिले कर रहे हैं। तो अगर आप भी गिला करेंगे, अपोजिशन भी गिला करेगी, एक जनरल साहब बैठे हुए वो भी कहेंगे कि ये गुगलियाँ मारते हैं सियासतदान और वज़ीर रहनुमा, तो फिर मसले को हल कौन करेगा? देखिए मालिक साहब, सबसे पहले तो ये कि निज़ाम की जब मैंने बात की है तो निज़ाम के अंदर ये मुल्क मेरा अकेले का नहीं, हम सबका है। तो अगर निज़ाम बदलने की बात आती है तो मैं तारड़ साहब की बात आगे ले जाता हूँ कि जब FATF में ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान इनके अदवार में गया और उसको निकालने के लिए हम आगे बढ़े और कंसेंसस पैदा करने की कोशिश की, तो आपकी जमात ने आगे क्या कहा अपोजिशन ने, ये 32 निज़ाम नैब के निकाल दो, हमें बचा लो तो हम मुल्क की तकदीर बदल देंगे। आप उसके बाद, मैं स्पेसिफिक तारड़ साहब तो खैर एक पढ़े लिखे पॉलिश्ड आदमी, ख़ानदानी आदमी है, लेकिन मैं इन जनरल बाय एंड लार्ज बात करूँ, इनकी पार्टी ने क्या किया। इनकी पार्टी ने कहा कि नहीं, पाकिस्तान की तकदीर बदलती है, जो चाहता है, जो होता है, तख्त पे भी लटकना पड़ता है, हम कर देंगे। नहीं, आपने कहा मुझे कैसे बचत मिलेगी। आपने निगोशिएट किया अपनी ज़ात को मुल्क की मुफाद के साथ, नंबर 1। नंबर 2 ये कि मेरे पास तो सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं है। मेरे पास तो अगर मेरे पास 2/3 मेजॉरिटी होती तो आप मुझसे सवाल कर सकते थे, मैं कानून भी बदल देता, मैं कानून के अंदर अमेंडमेंट भी कर देता, जो सब कुछ चीज़ें थी। मेरे पास तो सिंपल मेजॉरिटी नहीं है, मेरे तो हाथ पैर बंधे हुए हैं। और उसके अंदर बैंक करप्ट होते हुए मुल्क को, बैंक करप्सी के साथ मैंने उसको मुल्क को टेक ओवर किया। उसके बाद मेरा ही दिल गुर्दा है मेरे वज़ीर आज़म का, जो इस मुल्क को यहाँ तक लेके चला है। अब लेके चलने के बाद आप कहते हैं, मैं आज तारड़ साहब से कहता हूँ कि आप ही का प्रोग्राम अभी वाला और अगला, ये ऑपोजिशन है, इनका काम है, हमने अगर कोई चीज़ गलत की है तो अगर इनको ज़्यादा अच्छा पता है तो ये बता दें। आप ये प्रोग्राम का भी 12-15 मिनट ले लें और अगला प्रोग्राम भी साथ रख लें कि ये सारे मसले जो आज हम पे डाल रहे हैं इनका हल ये बता दें, मैं वज़ीर आज़म के पास चला जाता हूँ। ये नहीं करेंगे, आप क्रिटिसाइज करेंगे, भाई आपको मसला पता है, हम बड़े आपके हिसाब से नालायक हैं, बुरे हैं, सब कुछ है। आपने तो दूध की नहरें बनाई हैं तारड़ साहब। आपके सारे लोग मुल्क से बाहर क्यों भागे हुए हैं, क्यों फरारी और मफरूर हैं, क्यों इश्तिहारी बने हुए हैं? इतना दूसरे मुल्कों के आगे जाके आप मिन्नतें समाजत करें कि हमारी एक्सटेंशन ऑफ वीज़ा कर दें। आपको इस मुल्क के अंदर कहाँ बिठाया था, कंधों पर वज़ीर आज़म का लक़ब आपको दिया, पोजीशन दी, उन वोटर से आप निकल के चले गए। आप आज क्रिटिसाइज करें फौज की बात को, आपकी लीडरशिप ने तो ये चीज का झाका खोला है कि फौज को मलाइन कर दो, उनके जनरल्स का नाम ले दो, जो इंडिया मर रहा है करने के लिए, वो आप खुद अपने मुंह से कर रहे हैं। आप कोर्टों की, जजों की वीडियो आपकी लीडरशिप लेके आई है, आप बुरे तो इल्जाम मुझे पर ठहरा रहे हैं। अगर आपको कोई जुडिशरी से मसला है, आप जुडिशल काउंसिल में चले जाएं। आपको फौज में किसी फौजी से प्रॉब्लम है, आप MI के पास चले जाएं। आपके रास्ते आपने ऑर्गन्स को जब मुतनाज़ा बना देंगे और फिर उनसे कहेंगे फील्ड पे खड़े होकर जाने दो और कुर्बानियां दो, क्योंकि हमने मुल्क के अंदर डाके डालने, हम लेजिस्लेटर हैं। तुम जाओ, तुम्हें पैदा किया है, तुम लोहे के बने हुए हो, तुम शहादतें दो, हम मुल्क तोड़ेंगे। मुझे एक बात बताइए, जब इनकी बारी धरना हुआ तब भी 6 पुलिस अफसरान शहीद हुए, इन्होंने कुछ नहीं किया, तब आप लोगों ने बड़ा क्रिटिसाइज़ किया। अब आपकी बारी भी 6 पुलिस अफसरान शहीद हो गए। तो कल मुफ्ती मुनीबुर रहमान कह रहे थे कि जी वो हम भी उनके दर्जात की मग़फ़रत के लिए और दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ करेंगे, और हुकूमत का काम है कि उनके ख़ानदानों की कफ़ालत करे। क्या हमारे यहाँ एक पुलिस अफसर की बस ये हैसियत है कि वो एक क्रेडिट कार्ड है अपने ख़ानदान के लिए? उसके ख़ानदान को उसकी ज़रूरत नहीं है एक बाप की, भाई की, कि कोई भी ला के उसकी तनख्वाह के बराबर घर में पैसा दे दे तो बंदा रिप्लेस हो जाएगा। आपकी गवर्नमेंट ने भी इस मसले के अंदर कौन सा स्टैंड लिया है? मुझे बताएं, किसकी अकाउंटेबिलिटी आपने की है? आपने एक अकाउंटेबिलिटी नहीं की जो कुछ भी हुआ इस तमाम एहतजाजी तहरीक में।
देखिए मालिक साहब, आई टोटली एग्री एंड आई गेट योर पॉइंट। बहुत आपने अच्छा सवाल भी किया और उसके अंदर अपना जवाब भी दे दिए कि आप फैज़ाबाद धरने से ना शुरू करें ना, फिर तो आप पीछे 35 साल से जाएंगे। इस मुल्क का तमाशा लगा हुआ क्या है? इस मुल्क की सबसे बड़ी बदनसीबी ये है कि इस मुल्क के अंदर हमारे पास कानूनी, मैं आपको सब चीज़ें छोड़ दें, लेट्स नॉट डिबेट इसके ऊपर, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ। नूर मुकद्दम केस के अंदर वीडियोस मौजूद, लोग मौजूद, कातिल कह रहा है कि मैंने कत्ल किया है, आप सजाए मौत नहीं उसको दे रहे, सरेआम नहीं दे रहे, लेकिन लोगों को खड़े हो जाते हैं, लोग ह्यूमन राइट्स लेके आ जाते हैं। अभी कैस्ट्रेशन की बात की तो उसमें मज़हब आ गया। देखिए वी हैव टू हैव क्लैरिटी, क्या हमारा घर वाला है और पराये का घर वाला, ये क्लैरिटी है कि अगर कोई सड़क पे 10,000 बंदा ले आए तो फिर गवर्नमेंट बैक ऑफ कर जाएगी, क्योंकि वो गवर्नमेंट के अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि रियासत का अपना वजूद बनवा सके। ये इसको आप क्लैरिटी कहते हैं, मैं तो इसको कैपिटुलेशन कहता हूँ। मैं मालिक साहब आपकी इस बात को जो है ना वो अभी तो सिर्फ 48 घंटे गुजरे हैं इस चीज़ को, एंड आई एम श्योर कि जितना मैं वज़ीर आज़म साहब को जानता हूँ, इसका जामा और कॉन्क्रीट मसले का हल उनके दिमाग में चल रहा होगा और बहुत जल्दी आपके सामने आएगा। मेरी इत्तला यह है कि वज़ीर आज़म बड़े क्लियर थे, लेकिन उनको ना सिविलियन साइड से ना दूसरी साइड से कहीं से भी उनको वो सपोर्ट नहीं मिली सख्त फैसले लेने की जो वो लेना चाहते थे। क्या ये ठीक बात है? देखिए मैंने मालिक साहब के इब्तिदा में कहा था कि मुनाफकत इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। जिन लोगों ने प्राइम मिनिस्टर को मशवरे दिए थे, जिन लोगों ने प्राइम मिनिस्टर को बात कह कर चीज़ें करवाई थी, वो बाहर निकल के डिफरेंट हो गए। सो अगर मैंने एक काम किया है तो अच्छा मेरा है, तो फिर बुरा भी मेरा ही होगा। आई शुड हैव द मॉरल स्टैंडिंग कि मैं बाहर आके खड़ा होके कहूँ कि जी ये फ़ैसला मैंने गलत किया है, वज़ीर आज़म का इसमें कोई कसूर नहीं है। ठीक है, अगर वज़ीर आज़म का होगा तो वज़ीर आज़म खुद कहेंगे। ठीक है, मैं तारड़ साहब से एक बात कर लूँ, वक्त थोड़ा है, मैं तारड़ साहब का एक व्यू लेना चाहता हूँ। तारड़ सर, आपकी जो जमात है वो राइट ऑफ सेंटर समझी जाती है, कंजर्वेटिव जमात समझी जाती है। आप ही के वहाँ से जन्म लिया है तहरीक लब्बैक ने, आप ही के बहुत से वोटर्स इधर गए हैं सब कुछ। अब वो पंजाब में तीसरी पॉलिटिकल फोर्स बन गई है, मुल्क के अंदर 5वीं पॉलिटिकल फोर्स है, अब लेजिटिमाइज भी हो जाएगी, ये कालेदम का हट जाएगा, सब कुछ होगा। क्या आपको आने वाले दिनों में मेन स्ट्रीम सियासत में मज़हब की या सख्त रवैयों की इंक्रीज़ होता नज़र आता है कि आपके ख्याल में मेन स्ट्रीम में आके ये मॉडरेट हो जाएंगे, या ये आप लोगों को भी मजबूर कर देंगे कि आप लोग भी ज़्यादा सख्त रवैये अपनाएं इनको मैच करने के लिए? देखिए मालिक साहब, जो बात हम पहले कर रहे थे, ये जाहिर है ये मसला हम ये कहें कि ये सिर्फ पीटीआई का पैदा करता है, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का पैदा करता है, या ये ज़ियाउल हक साहब का और फौज का पैदा करता है, ये सारों के कंट्रीब्यूशंस हैं इसमें, क्योंकि इस इशू को प्रॉपरली हैंडल नहीं किया गया। और उसमें मैं फिर बड़े माजरत से जनरल एजाज अवान साहब माशाल्लाह बहुत ज़ीरक इंसान है और मैं उनकी बड़ी कदर करता हूँ, बड़ी नबी तुली बात करते हैं, लेकिन इस बात से हम आंख नहीं चुरा सकते कि पाकिस्तान बनने से पहले उन्होंने बात की, लेकिन ये बताइए ना कि पाकिस्तान बनने के बाद इन लोगों को जिस तरह से एक्सप्लॉइट किया हम लोगों ने, चाहे वो सियासी अदारे हों या अस्करी अदारे हों, वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। और अब अगर हम कहें कि इनको इस्तेमाल करने के बाद ये जिन बोतल में वापस चला जाएगा रातों रात, ये भी मुमकिन नहीं है। इनके साथ मिल बैठ के ये आपने गुजारा करना है ना। और फिर हैव नॉट्स का भी बहुत बड़ा मसला है, जहाँ पे मुआशी तफावत इस कदर ज्यादा है कि एक तबका है जो बहुत ज्यादा वेल सेटल्ड है और दूसरा तबका जिनके पास रोटी पूरी करने के लिए पैसे नहीं है। वो बच्चों को मदरसों में इसलिए भेजते हैं कि उनकी कफालत उस मदरसे के पास आ जाती है। तो ये सारे मामलात एक दिन में तय होने वाले नहीं है, ये एक रियलिटी है। हाँ, आपने बात की कि क्या ये सियासत के मेन स्ट्रीम में टीएलपी आ जाएगी। उन्होंने एक दफ़ा आके देखा है और उनका रिस्पांस इतना बुरा नहीं था, लेकिन मैं फिर एक दफ़ा कहूँगा कि अवाम में ये शऊर ज़रूर है कि उस वक्त अभी वो टीएलपी के मामलात उस तरह से सामने नहीं थे आए। मासवाए फैज़ाबाद धरने के आज सूरत हाल मुख्तलिफ है। पिछले 2-3 साल में 3-4 दफ़ा मुल्क जो है वो इसकी प्राइस दे चुका है, जैम हो जाती है हर चीज़, लोगों की मुश्किलात में इजाफा होता है।
बहुत सारी शहादतें हुई हैं। देखिए जो TLP के लोग शहीद हुए हैं वो भी तो आम आवाम है ना, वो क्लोन्स तो नहीं है, को TLP की मलकियत तो नहीं है, वो भी बच्चे किसी माँ के। जो मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन वाले पिछले एपिसोड में जो शोहदा थे, जरूरी नहीं है कि वो शरपसंद हो, ये भी मुमकिन है कि वो वहाँ पे मौजूद थे अपनी मजहबी वाबस्तगी की वजह से और उस इश्क की वजह से जो अपने वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रखते हैं, और वो शिकार हुए उन गोलियों का या उस तशद्दुद का। तो ये बहुत सारे मालिक साहब एलिमेंट हैं जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है, और वो एक दिन का काम नहीं है। मैं आज भी ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि हुकूमत को, क्योंकि वो दे आर एट दी हेल्म ऑफ अफेयर्स, हुकूमत सिर्फ ये बातें करके कि जी लोगों को इंसाफ नहीं मिलता, लोग यहाँ से भागे हुए हैं, जी एहतसाब नहीं हो रहा, जी पैसे बरामद नहीं हो रहा है, ये बातें करके ये फिल्म बहुत पुरानी हो चुकी है। ये 3.25 साल से यही चला के हुकूमत चलाने की कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत को गवर्नेंस के हवाले से डिलीवर करना पड़ेगा, हुकूमत को इकोनॉमी में तवज्जो करना पड़ेगी, लोगों की रोटी पूरी हो। आप लोगों की गवर्नमेंट के ज़माने में APS के बाद नेशनल एक्शन प्लान बना था, क्या वक्त आ गया कि उस पर मनोवान अमल हो? क्या वो सोल्यूशन है? जनरल साहब आपसे भी यही सवाल मेरा इसके बाद है। हम तो मालिक साहब, हम तो डे 1 से कहते हैं, मैं तो अब फिर वापस जाऊंगा, हम तो बार काउंसिल्स और बार एसोसिएशंस के प्लेटफॉर्म से चीख के कह चुके हैं कि नेशनल एक्शन प्लान के वो हिस्से जो अस्करी इदारों को नापसंद है वो उन पे अमल दरामद नहीं होने देते, जो सियासी इदारों को नापसंद है वो उन पे अमल दरामद नहीं होने देते, यानी कि जहाँ पे उनका वोट मुतासर होने की मेरा वक्त बड़ा थोड़ा रह गया। आई वांट टू टेक जनरल साहब वेरी क्विकली। जनरल एजाज, क्या नेशनल एक्शन प्लान की फुल इम्प्लीमेंटेशन ही वायद अब एक चीज़ बच गई? उसमें तो आई थिंक सारे एग्री कर देंगे, तब भी अपोजिशन और गवर्नमेंट सब ने मिलकर बनाया था, लेकिन वो कह रहे हैं कुछ चीज़ों पे अस्करी इदारे नहीं मानते, कुछ पे सिविलियन नहीं मानते। नेशनल एक्शन, कोई अदारा हुकूमत वक्त से बालातर नहीं है। अगर पार्लियामेंट एक डिसीजन करता है और नेशनल एक्शन प्लान की तमाम शिकें वेल डिबेटेड हैं, वेल थॉट आउट हैं, वेल कंसिडर्ड हैं, तो उन पर अमल दरामद करने के सब पाबंद हैं और ये अमल पार्लियामेंट ने करवाना है। और फैसल वावडा साहब से एक दरख्वास्त करता हूँ, उन्होंने नूर मुकद्दम के फैसले की 3 दफ़ा बात की है। प्राइम मिनिस्टर साहब के गोश गुजार करें कि 1500 बच्चे जो माइनर्स जिनको रेप करके या मोलेस्ट करके मार दिया गया है उनके और नूर मुकद्दम का मुकदमे उठाकर शरई अदालतों में भेज दें ताकि इन पर फैसले तो हों, और उसके लिए कोई नई कानून साजी की ज़रूरत नहीं है। शरई अदालतें इस मुल्क में मौजूद हैं, इसी आइन का हिस्सा हैं। एक ऑर्डिनेंस जारी करें कि ये तमाम ट्रायल शरई अदालत में होंगे, शायद आपको वहाँ से कोई रिलीफ मिल जाए और लोगों के इंसाफ की उम्मीद जिंदा हो। फैसल वेरी क्विकली 30 सेकेंड, मुझे ये बताएं, क्या नेशनल एक्शन प्लान आपकी गवर्नमेंट रिवाइव करके इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करती? वेरी क्विकली। देखिए सर, मेरा अपना ख्याल ये है कि इसके ऊपर काफ़ी चीज़ें मेरे ख्याल से शुरू हो गई हैं एंड सून यू विल गेट टू नो। इसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी भी ज़रूरी है और करनी भी ज़रूरी है, वरना तो ये बनाना रिपब्लिक बन जाएगा। तीनों पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये बड़ा ही सीरियस इशू है, क्योंकि एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है, मजहबी इंतहा पसंदी और पाकिस्तान इकट्ठे नहीं चल सकते। तालिबान ने भी एक शरई इलाका बनाने, हुकूमत बनाने के नाम पे हज़ारों लोगों के यहाँ मार दिया। कभी कोई उठा लेता है, ख़ुद हमारे पॉलिटिशियंस भी अपने पोस्टर्स पे रसूल पाक के नारे लगा के लोगों के जज्बात को खेलते हैं। मजहबी जमातों का अपना एजेंडा होता है, सबका होता है, लेकिन बात बड़ी सिंपल है, पाकिस्तान और मजहबी इंतहा पसंदी इकट्ठे नहीं चल सकते। नेशनल एक्शन प्लान बना था, उसमें इन तमाम चीज़ों पर बड़ी ज़ीरक तरीके से एक निचोड़ से कुछ पॉलिसीज़ बनी थी। शायद ये वक्त आ गया कि अब उसको दोबारा फाइल निकालें, उस पर से मिट्टी झाड़ें और उसको इम्प्लीमेंट करें, वरना ये चीज़ें ऐसे ही होता रहेगा, एक ग्रोह को दूसरा रिप्लेस करेगा। अगर आज TLP मेन स्ट्रीम में आ जाता है तो इस गैप को भरने के लिए कोई और पार्टी बन जाएगी, उसको वो इससे भी बड़ा ग्रोह बन जाएगा। तो सोल्यूशन रिप्लेसिंग ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स से नहीं होगा, सोल्यूशन तभी होगा कि हम स्टेज को ठीक करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।